लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस समारोह में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इसके अलावा सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि अगर कोई धर्म, जाति और क्षेत्र के नाम पर भेदभाव करता है तो ये संविधान ही नहीं, देश और आम्बेडकर का भी अपमान है। में जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे विद्वेष की खाई को चौड़ा करके अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहा है, तो ये मान करके चलिए कि वो भारत का अपमान कर रहा है। भारत की उस एक बार फिर से उन स्थितियों की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा है जो भारत को कमजोर कर रहा है। यह भारत के संविधानविदों का, भारत के संविधान निर्माताओं का अपमान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान है। उत्तराखंड के मंत्री धन सिंह रावत ने सीएम योगी से मुलाकात की। धन सिंह रावत ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी से उनके सरकारी आवास पर जाकर शिष्टाचार भेंट की। तो लखनऊ में सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। धन सिंह रावत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर हुई। उत्तराखंड सरकार के मंत्री धन सिंह रावत ने सीएम योगी से मुलाकात की। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश को प्रभु श्री राम से समस्या है, इसीलिए वो उनके हर काम में बाधा डालते हैं। और इटावा में केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा होने पर दूसरे मंदिरों में दर्शन करने जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसा संकल्प है तो अखिलेश मस्जिद क्यों जा रहे हैं, ईद महोत्सव में क्यों शामिल हो रहे हैं। मस्जिद अखिलेश जी का जो तंज है वो धर्म के प्रति, सनातन के प्रति, आस्था के प्रति। अब वो कहते हैं कि हम केदारेश्वर के मंदिर के निर्माण के समय में कहीं नहीं जाएंगे। तो अगर आप देखें तो मैं ये जानना चाहता हूँ अखिलेश जी से कि ये संकल्प उनका भगवान श्री राम के मंदिर जाने के लिए है या मस्जिद जाने के लिए नहीं है, या किसी और जगह जाने के लिए नहीं है, या ईद पे जाने के लिए नहीं है। अगर हम देखें तो लगातार हर जगह जा रहे हैं। अब ये भगवान श्री राम से इनको क्यों प्रॉब्लम है? अब ये तो अखिलेश जी से आपको पूछना चाहिए कि क्या भगवान श्री राम के हिंदुत्व के साथ वो नहीं है, भगवान श्री राम के सम्मान में उनको कोई दिक्कत है? उन्नाव के बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की संत रामभद्राचार्य पर विवादित टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। साक्षी महाराज ने कहा कि देश आम्बेडकर के संविधान के आधार पर चलेगा। उन्होंने ये भी कहा, संत का अपमान करने का अंजाम क्या होगा ये पप्पू यादव खुद जाने। आपको बता दें, जगतगुरु रामभद्राचार्य ने जाति आधारित आरक्षण खत्म करने की वकालत की, जिस पर सांसद पप्पू यादव ने रामभद्राचार्य पर अभद्र टिप्पणी की। भीमराव अंबेडकर के संविधान के आधार पर चलेगा। जहाँ तक पप्पू यादव के द्वारा एक संत को गाली देने का प्रश्न है, तो हमारे यहाँ कहा गया है, किसी तरह से ना न जाए जब तेरा इंसान, तो एक बार करके देखना किसी साधु का अपमान। तो क्या होगा पप्पू यादव का, ही पप्पू यादव जाने। उन्नाव के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हमला बोला। धर्मपाल सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस जब कभी सत्ता में नहीं आएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटकर 67 वर्षों तक राज किया। उन्होंने ये भी कहा, अब जो भी पार्टी जाति के आधार पर राजनीति करेगी वो खत्म हो जाएगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने जाति के आधार पर राजनीति की और खत्म हो गई। सत्ता में नहीं आ सकती। कांग्रेस ने जाति के आधार पर ही लगभग 67 साल राज किया। 3 बिरादरियां जाति के आधार पर, मैं खुलकर ही बता देता हूं, कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट, ब्राह्मण और मुसलमान, अब इनमें सब में नेता हो गए। ब्राह्मण भी नेता हो गए, मुसलमानों भी अलग नेता हो गए और जाटों में भी अलग नेता हो गए। तो अब कोई भी पार्टी बिरादरी के आधार पर राजनीति करेगी वो समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस ने बिरादरी के आधार पर राजनीति की, वो समाप्त हो चुकी है, फेल हो चुकी। कानपुर से बड़ी खबर है। खाड़ेपुर नई बस्ती में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, पॉलिथीन फैक्ट्री में आग। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह एक पॉलिथीन फैक्ट्री में आग लगी है। दूर तक काला धुआं फैला हुआ है। लगातार आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। एक फैक्ट्री में आग लगी है। बताया जा रहा है कि ये पॉलिथीन की फैक्ट्री है। आग
लगने का कारण क्या है फिलहाल नहीं पता चल पाया है, लेकिन प्राथमिकता इसको बुझाने पर है क्योंकि इससे ज़बरदस्त तौर पर वायु प्रदूषण भी फैल रहा है। ये पॉलिथीन की फैक्ट्री है जिसमें भीषण आग लगी है। ओम बाबू हमारे सहयोगी इस पर अपडेट दे रहे हैं। जी ओम बाबू, क्या अपडेट है पूरे मामले में? जी मैं आपको बताऊं, ये कानपुर के दामोदर नगर खाड़ेपुर नई बस्ती में ये फैक्ट्री लगी हुई थी। यहाँ पर पन्नी, प्लास्टिक की तमाम पन्नियां और बड़ी इसकी तिरपाल बनाने का काम इस फैक्ट्री में होता था। करीब आधा घंटे पहले ही इस फैक्ट्री में अचानक आग लगी है। फिलहाल आग लगने के कारण साफ नहीं पाया है। फिलहाल दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। फैक्ट्री से उठ रहे धुएं को देखकर साफ समझ में आ रहा है कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी आग को बुझाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस धुएं को देखकर आसपास के मोहल्ले के लोग वहां पर भीड़ लगाए हुए हैं घटना स्थल पर, और लोग इस बात को फायर ब्रिगेड के अधिकारी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि आग बढ़े नहीं और आसपास के घरों इसकी चपेट में ना आए। फिलहाल पुलिस के भी कई अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और इस फैक्ट्री में आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। साध्वी प्राची ने मदरसा और आतंकवाद को लेकर बड़ा बयान दिया। मदरसों को आतंक की जड़ बताते हुए उन्होंने सभी मदरसों को बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मदरसे बंद होंगे तभी देश से आतंकवाद खत्म होगा। उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार से वेस्ट यूपी के तमाम मदरसों की जांच की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि जब देश में एक देश एक संविधान है तो फिर पढ़ाई 2 तरह की क्यों है, इसे बंद कर दिया जाना चाहिए। एक मौलाना ने कहा है कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। कान खोल करके सुन लो मौलाना, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बाबर के नाम की मस्जिद नहीं बनेगी और ना ही हिंदुस्तानी बनने देंगे। कि मैं तो बार बार मांग कर रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कि देश के अंदर मदरसे और मस्जिदें इनकी तलाशी करिए, क्योंकि इनके भी आतंकियों से तार जुड़े हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन मदरसों की जांच करिए। और मदरसों की भैया जरूरत क्या है, क्योंकि जब देश हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में एक विधान एक संविधान होना चाहिए, तो शिक्षा भी एक ही तो होनी चाहिए। यहाँ 2 शिक्षा क्यों दी जा रही है? संघ और बीजेपी में एक बात कही जाती है कि दोनों ही जगहों पर संगठन के कार्यकर्ताओं का समान रूप से सम्मान किया जाता है। इसकी झलक हाल ही में देखने को मिली जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी ऑफिस में बरसों से टाइपिस्ट का काम कर रहे रामधन की बेटी के शादी में शिरकत करने पहुंचे और वर वधू को आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल है, लोग इसकी जमकर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसे लोग बीजेपी संगठन की असली ताकत बता रहे हैं। 3 अगस्त को नई दिल्ली के द्वारका में संपन्न हुई इस शादी में भाजपा के कई नेताओं ने शिरकत की। बीएलओ विपिन यादव की मौत के बाद अब इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जौनपुर में बीएलओ विपिन यादव के घर पहुंचे और यहां उन्होंने विपिन के परिवार वालों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने बीएलओ को परेशान करने और दबाव बनाने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता, पत्नी को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। आपको बता दें, गोंडा में बीएलओ ने अफसरों पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए जहर खाकर जान दे दी। कल सुबह बात हो गई थी, बात हमने किया, हमने इसको बहुत समझाया हमको, बेटा ये बहुत बड़ी काम नहीं है, काम होगा धीरे धीरे करना, तुम जो है ऐसा काम मत करना, कदम मत उठाना। तनाव में था वो। हाँ, तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी, तनाव बहुत था, इधर से अपना काम चला रहा था। बाद में लीजिएगा, अभी बाद में लीजिएगा, अभी बात करने की स्थिति में नहीं। वेतन कब से रुका था? वेतन कब से नहीं मिला? वेतन से शुरू में 5 महीना ना मिला, 2 महीना के महीना ना मिला रहा। जो ये SIR के माध्यम से ये पूरी तरीके से लोगों का वोट कटवाना, लोगों को दबाव बनाना, अब वो व्यक्ति जो दिन रात सेवा करके पढ़ाई लिखाई करके बाप ने किस तरह किसानी से मेहनत करके पढ़ाया होगा, पैसा एक पैसा इकट्ठा करके, आज वो चला गया। हमारी मांग है कि जैसे जो प्रताड़ित किया उनको SDM ने प्रताड़ित किया, BDO ने प्रताड़ित किया, लेखपाल ने प्रताड़ित किया, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजना चाहिए और इस परिवार को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और उनकी पत्नी को
उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी। बरेली से खबर है, मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 9 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई तौकीर रजा की पेशी। फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है मौलाना तौकीर रजा। 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा का आरोपी है मौलाना तौकीर रजा। करीब 12 मामलों में आरोपी है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों से देश नहीं डरने वाला। पूरा देश इन घुसपैठियों को हटाना चाहता है। जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह देश में ये घुसपैठिए होते हैं, तो उनको पूरा देश निकालना चाहता है। ये ममता बनर्जी कह रही है कि पूरे बीजेपी को हिला देंगी, पूरे भारत को हिला देंगी अगर एसआईआर लागू होता है। देखिए, ऐसे जो धमकियां हैं इस तरह से इससे देश नहीं डरने वाला और पूरा देश जो है वो इन घुसपैठियों से जो है सैनिटाइजेशन चाहता है। और जिस तरह से शरीर में कैंसर होता है उसी तरह से देश में ये घुसपैठी होते हैं, तो उनको निकालना पूरा देश चाहता है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सोनिया गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं है, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है और इसीलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उन्हें भारतीयता नहीं है। रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने पलटवार किया और उनका कहना है कि संतों की ऐसी जुबान नहीं होती। ये रिपोर्ट देखिए। राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामभद्राचार्य के कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पर दिए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपने बयान में कहा कि सोनिया गांधी भारतीय नहीं हैं, वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है, लेकिन उनमें भारतीयता नहीं है। वो भारतीय हैं ही नहीं। अब चूंकि हमारे भारतीय बालक की भारतीय राजीव जी की बहू हैं, इसे मैं सम्मान कर रहा हूं, पर उनमें भारतीयता ही नहीं। जगतगुरु रामभद्राचार्य के सवाल पर कांग्रेस नेता और सांसद पप्पू यादव की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सोनिया गांधी इस देश की बहू है, इस देश की मां है, और सोनिया गांधी जी ने ऊंचे मापदंड के साथ जब प्रधानमंत्री कहा गया था तो वो खुद स्वीकार नहीं की थी। तो ये जो कौन रामभद्र अद्रा और अद्रक है, ये लोग सोनिया गांधी के निचले पासंग भी नहीं है। जगतगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी पलटवार कर विवादित टिप्पणी की है। निवेद में तो पार्लियामेंट भी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है, कलेक्टर भी नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी नहीं है, रेल भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है, एयरलाइंस भी नहीं है। ये आदमी मूर्ख आदमी है, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ इस आदमी को। कॉन्स्टिट्यूशन इनका इलाज है, कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट अगर हो आज के दिन तो रामभद्राचार्य जेल के अंदर रहेगा। सोनिया गांधी पर रामभद्राचार्य के बयान के बाद कांग्रेस नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं, जिससे सियासी घमासान तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। – 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एसपी संगठन स्तर पर बड़े बदलाव करने जा रही है। प्रदेश स्तर पर एसपी सभी संगठनों को भंग करने का मन बना रही है। विधानसभा चुनाव में मौजूदा संगठन के पदाधिकारी के साथ चुनाव में क्यों नहीं जाना चाहती समाजवादी पार्टी? क्या सपा विधानसभा चुनाव में जाने के लिए मौजूदा कमेटी पर विश्वास नहीं कर पा रही? विश्लेषण से भरी एक रिपोर्ट देखिए। दो 2027 के विधानसभा चुनाव में जाने से समाजवादी पार्टी अपने संगठन को बड़े स्तर पर बदलने जा रही है। एसपी चाहती है कि संगठन में काम करने वाले ऐसे लोगों को तरजीह मिले तो ज्यादा तेजी से काम कर सकें। पीडीए तैयार है, पीडीए फॉर्मूले पे ही समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लड़ेगी। लगातार संगठन की समीक्षा बैठक चल रही है, एसआईआर पे काम चल रहा है,
बूथ पे काम चल रहा है, बूथ कमेटियों को मजबूत किया जा रहा है, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। और जहाँ कहीं भी संगठन में कमियां हैं, जहाँ कहीं भी संगठन काम नहीं कर रहा है, उन संगठन को बदलाव में भी किया जा रहा है, जो लगातार जारी है। एसपी 12 संगठनों में बड़े बदलाव का मूड बना रही है। नए पदाधिकारियों को मौका देने के साथ उनके नए टारगेट भी सेट किए जाएंगे। राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि एसपी कई सालों से सत्ता में नहीं है, ऐसे में संगठन को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि पार्टी का ये संगठन पिछले कुछ सालों से कुछ निष्क्रिय सा हो रहा था और पार्टी की हर मुहिम में मोर्चा अखिलेश यादव को खुद ही संभालना पड़ता था, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे। तो मुझे लगता है संगठन के अंदर कुछ बड़े परिवर्तन ऊपर से नीचे तक किए जा सकते हैं, जिसमें प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो पदाधिकारी हैं उनमें बदलाव संभावित है। कोई भी पार्टी संगठन के सहारे ही चुनाव जीत सकती है। बीजेपी के लिए भी कहा जाता है कि वो संगठन की मजबूती के बल पर ही लगातार सत्ता में है। ऐसे में अब एसपी भी अपने संगठन में बड़े बदलाव करके 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले एक बार संगठन में बड़े फेरबदल की जरूरत है। साथ ही दूसरे युवा चेहरों को न सिर्फ मौका दिया जाएगा, बल्कि उनके सहारे विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और बाकी जिनको संगठन से हटाया जाएगा उन्हें नई जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी नए संगठन के साथ ही चुनाव मैदान में जाने का प्लान बना रही है। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और दिल्ली से खबर है, कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने आत्महत्या की है। कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति ने खुदकुशी की। वसंत विहार के घर में पंखे से शव लटका मिला। परिजनों ने खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। हालांकि जो सुसाइड नोट मिला है उसमें किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। दीप्ति की साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी और बताया जा रहा है कि हरप्रीत ने 2 शादियां कर रखी हैं। दूसरी पत्नी दक्षिण भारत के फिल्मों की अभिनेत्री है। वसंत विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच में कानपुर से फंडिंग का कनेक्शन मिला है और उसके बाद जांच एजेंसी ने 3 एनजीओज के खाते फ्रीज किए। इसके साथ ही डॉक्टर शाहीन से जुड़े लोगों की जांच शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो केस दर्ज करने की कवायद भी तेज हो गई है। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए कार बम धमाका मामले में एनआईए ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया। एजेंसियों के मुताबिक शोएब ने धमाके से पहले मुख्य आतंकी उमर उन नबी की मदद की थी और उसे छुपने की जगह और जरूरी मदद उपलब्ध करवाई। आरोपी शोएब फरीदाबाद का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि शोएब ने आतंकी उमर को धमाके से ठीक पहले अपने आप पनाह दी, उसे गाड़ी भी मुहैया कराई। शोएब 7वां आरोपी है जिसे दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया है।